जिसका शीर्षक है गैमीटोजेनेसिस और शुक्राणु की संरचना। तो हम देखते हैं कि गैमीटोजेनेसिस क्या है। पौधों में भी आपने देखा था गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का शाब्दिक अर्थ होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी युग्मकों का निर्माण। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक बनते हैं। इन्हीं बनने की क्रिया को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में रिप्रोडक्शन में गैमीटोजेनेसिस का अर्थ है युग्मक जनन। मानव के वृषण यानी नर के वृषण से व मादा के अंडाशय से जननिक एपिथेलियमी कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन से युग्मक शुक्राणु व अंडाणु बनना युग्मक जनन कहलाता है। अर्थात मानव के वृषण व अंडाशय से अंडाशय के एपिथेलियमी कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आगुणित युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। अब देखें कि नर में भी युग्मक जनन होता है और मादा में भी। नर के वृषण के जननी के एपिथेलियम में होता है और मादा के अंडाशय के जननी एपिथेलियम में होता है, जिससे नर में शुक्राणु बनते हैं और मादा में अंडाणु बनते हैं। इस तरह से इसे हम दो भाग में बांट देते हैं। नर में शुक्राणुओं का बनना यानी पहला स्टेप हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन, जो नर में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन नर के वृषण के जनन एपिथेलियमी कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्र जनन कहते हैं। वृषण के अनुप्रस्थ काट में हमने देखा था कि जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जननिक नलिकाएं होती हैं, उसके आंतरिक भित्ति पर जो एपिथेलियमी लेयर होती है, एपिथेलियमी कोशिकाओं की परत होती है, वह दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। एक सर्टोली कोशिकाएं और दूसरी जननिक कोशिकाएं। जननिक कोशिकाओं में जिसे जनन एपिथेलियम कोशिकाएं कहते हैं, उसमें कोशा विभाजन होता है और कोशा विभाजन के उपरांत अंत में कई चरणों में कई प्रावस्थाओं के बाद शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आप देखें यहाँ पर जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल था वृषण का, यहाँ पर ये बड़ी बड़ी सर्टोली कोशिकाएं थी और यहाँ पर ये जननिक एपिथेलियम थी। ये जननिक एपिथेलियम थे, ये जननिक एपिथेलियम और ये सर्टोली कोशिकाएं। तो इन्हीं जननिक एपिथेलियम से इनका निर्माण होता है। देखें, यह पूरा दो चरणों में पूरा होता है। शुक्र जनन की क्रिया दो चरणों में पूरी होती है। नंबर ए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स का निर्माण। जब नर का जनन काल आरंभ होना होता है, उसके कुछ ही समय पूर्व यह क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी जनन काल प्रारंभ होने के थोड़े से पहले, जनन काल प्रारंभ होने से कुछ समय पूर्व ही प्रारंभ हो जाती है। यह निम्न तीन अवस्थाओं में पूरी होती है। यानी शुक्र जनन की क्रिया विधि तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। नंबर एक, गुणन प्रवस्था। इस प्रवस्था में प्राथमिक जनन कोशिकाओं में समसूत्री कोशा विभाजन होता है।
समसूत्री कोशा विभाजन यानी माइटोसिस प्रकार का कोशा विभाजन होता है, जिससे अनेक डायप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बन जाते हैं। चित्र में देखें, ये जननिक एपिथेलियम की कोशिकाएं हैं, जिससे हम प्लूरल फॉर्म में सिंगुलर फॉर्म में स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। इससे देखिए माइटोसिस प्रकार का सेल डिवीजन हो रहा है। 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, फिर उनसे 2-2 क्रम से ऐसे अनेक बार विभाजन होता रहता है। और विभाजन के उपरांत चूंकि ये माइटोसिस प्रकार का विभाजन है, इसलिए इससे जो अंत में कोशा बनती है, जो अब तैयार हो जाती है शुक्र जनन के लिए, उसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये पूरी प्रवस्था गुणन प्रवस्था, गुणन प्रवस्था क्यों कहते हैं कि एक से अनेक स्पर्मेटोगोनिया बन जाता है। एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से जो डायप्लॉइड होता है वो बार बार समसूत्री विभाजन करता है और अनेक स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बन जाते हैं। देखिए, एक था बार बार विभाजन करके अनेक स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बन गए, ये भी 2 डायप्लॉइड है, ये भी डायप्लॉइड। फिर दूसरी अवस्था वृद्धि प्रवस्था। वृद्धि प्रवस्था में स्पर्मेटोगोनिया पोषक पदार्थ एकत्र कर बड़े केंद्रक युक्त हो जाता है, जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ये देखिए, एक कोशा, प्रत्येक कोशा ये बड़ा हो गया, खूब इसमें जीव द्रव्य एकत्रित हो गया, इसका केंद्रक भी खूब बड़ा हो गया, यानी पूरी तरह से या ग्रोथ कर गया, वृद्धि कर गया। अब इसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये भी डायप्लॉइड होता है। अब देखा, ये वृद्धि प्रवस्था, ये पूरा गुणन प्रवस्था, ये वृद्धि प्रवस्था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की कोशा में अर्धसूत्री कोशा विभाजन प्रारंभ होगा। इसकी तीसरी अवस्था परिपक्वन प्रवस्था। परिपक्वन प्रवस्था में यह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अर्धसूत्री विभाजन करने लगता है, जिससे मियोसिस फर्स्ट से के उपरांत 2 कोशिकाएं बनती हैं जो हैप्लॉइड अगुणित हो जाती हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मियोसिस फर्स्ट से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। एक कोशिका को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ध्यान रहे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होता है, जिसमें अर्धसूत्री कोशा विभाजन होता है, और प्रथम अर्धसूत्रण के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। अब यह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर द्वितीय अर्धसूत्रण मियोसिस सेकेंड होता है, जिससे दोनों कोशिकाओं से 2-2 यानी कुल 4 कोशिकाएं बन जाती हैं और इसे स्पर्मेटिड्स कहते हैं। इस तरह से पहला जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स है यहाँ पर पूरा हो जाता है। ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स की क्रिया यहाँ पूरी हो जाती है। अब यह स्पर्मेटिड्स बने हुए हैं, ये प्रत्येक स्पर्मेटिड्स स्पर्म में शुक्राणुओं में परिवर्तित होंगे। इसलिए बी अवस्था चलती है शुक्राणुओं का निर्माण। इस कोशिका में केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी हैं, सेंट्रियोल्स हैं। जो भी कोशिकांग हैं वह शुक्राणु बनते समय वह अपने निश्चित कार्य के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। पहला आप देखें, जो गाल्जी बॉडी है वह एक्रोसोम शुक्राणु का यह अग्रपिंडक बना लेता है। गाल्जी बॉडी एकत्र होकर के अग्रपिंडक बना लेता है। हम जानते हैं गाल्जी बॉडी सेक्रेशन श्रावण का काम करता है, स्राव निकालने का काम करता है, जिससे एंजाइम हार्मोन आदि स्रावित होते हैं, जिसकी निषेचन के समय जरूरत पड़ेगी। इसलिए एक्रोसोम में एक टोपी जैसी रचना, शुक्राणु के टोपी जैसी रचना, जो गाल्जी बॉडी के एकत्र होने से एक्रोसोम में बदल जाता है। शेष साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस आदि, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस जो भी है
उसमें सब मिल करके इसका हेड, शुक्राणु का मुख्य भाग हेड बना लेता है, हेड बना लेता है। तथा माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल शेप में हो जाता है। सब माइटोकॉन्ड्रिया आपस में जुड़ करके यह नेक वाला पोर्शन बना लेते हैं और नेक के ठीक नीचे सेंट्रियोल आ जाता है, जिसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। एक सेंट्रियोल आ जाता है। फिर दूसरा सेंट्रियोल फ्लैजिलम बना लेता है। यहाँ से तमाम तारा रश्मियां निकाल करके फ्लैजिलम बना लेता है, जिससे इस शुक्राणु की पूंछ बन जाती है, टेल बन जाती है। इस प्रकार से शुक्र जनन की क्रिया पूरी हो जाती है। चित्र में पुनः एक बार देख लें। ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, ये तीसरी अवस्था है और ये शुक्र जनन प्रवस्था है। ये तीन अवस्थाएं किसकी हैं? स्पर्मेटिड्स के निर्माण की अवस्था। पहले प्रवस्था में देखें स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस डिवीजन करके बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बना लिया। स्पर्मेटोगोनियम यानी सिंगुलर सेल जो डायप्लॉइड है, वो बार बार समसूत्री विभाजन करके अनेक सेल बना लेता है जो डायप्लॉइड होते हैं और ये स्पर्मेटोगोनिया कहलाता है। प्रत्येक स्पर्मेटोगोनिया बारी बारी से परिपक्व होता है, वृद्धि करता है, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म एकत्रित करता है, केंद्रक भी बड़ा हो जाता है, जिसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। यह इसकी वृद्धि अवस्था, यह वृद्धि कर रहा है। पुनः वृद्धि की हुई यह प्राइमरी स्पोरोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है। प्रथम अर्धसूत्री के विभाजन के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट द्वितीय अर्धसूत्रण के बाद स्पर्मेटिड्स बना लेता है और प्रत्येक स्पर्मेटिड्स परिपक्व होकर के स्पर्म बन जाते हैं। इस प्रकार एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं। अब देखें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना। इधर देखें शुक्राणु की संरचना के मुख्यतः निम्न भाग होते हैं। नंबर पहला भाग है क्रोसोम, दूसरा भाग हेड, तीसरा भाग नेक और चौथा भाग जो है टेल। ये 4 भाग होते हैं। हेड जो एक्रोसोम होता है, शुक्राणु के सिरे पर टोपी जैसी रचना होती है जो गाल्गी बॉडी के एकत्र होने से एकत्र होती है। यह ओवम में भेदन का कार्य, पेनिट्रेशन का कार्य करता है, इसमें से एंजाइम्स भी निकलते हैं। दूसरा मुख्य भाग हेड है, जिसमें हाइप्लॉइड न्यूक्लियस है और इसके साइटोप्लाज्म है। यह मुख्य भाग है जो निषेचन के लिए अंडाणु तक जाता है। तीसरा इसका गर्दन, नेक, नेक के सिरे पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है जो सेंट्रियोल से बना है, जो इसे पूंछ को चलने के लिए, मूव करने के मोमेंट के लिए यहाँ से यह वेब प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया उस वेब प्रोड्यूसिंग के लिए एनर्जी देता है। हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का, इसलिए यह एनर्जी देता है जिसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल वेब प्रोड्यूस करता है और उस वेग से एक्सियल फिलामेंट्स में वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन होने से ये टेल मूव करती है। टेल और नेक के बीच में एक छोटा सा संकीर्ण भाग होता है जिसे मिडिल पीस कहते हैं, जहाँ से ये सभी फाइबर्स जुड़े होते हैं और इन्हें तरंग प्राप्त करता है। इस तरह से शुक्राणु के मुख्य 4 भाग, एक्रोसोम टोवी जैसी रचना, मुख्य और सबसे चौड़ा भाग हेड जिसमें न्यूक्लियस होता है, पीछे नेक गर्दन जो माइटोकॉन्ड्रिया का बना होता है, टेल जो फाइबर्स का बना होता है, ये फाइबर सेंट्रियोल फाइबर्स के बने